कनेक्ट हो गए। 3 आए हैं स्टूडेंट्स, 2 आए हैं मतलब, बाकी भी आ जाए मैं शुरू कर दूँ। चलिए जी शुरू कर लेते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं उसके 4 स्टेप्स हैं या 4 फेजेस हैं। इन एक्चुअल 5 फेजेस हैं, सॉरी। सबसे पहला काम जो होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम डेवलप करने जाते हैं इज द गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स। कि हम जो चीज बनाने जा रहे हैं वो बनाई किसके लिए जा रही है, उसका एंड यूजर कौन होगा, और उस एंड यूजर या उसकी इम्प्लीमेंटेशन या इम्प्लीकेशन किस डोमेन में होगी उसके लिहाज से सोचना। ठीक है। सेकंड थिंग, जो रिक्वायरमेंट्स आपको मिल गई, जो रिक्वायरमेंट्स आपको पता चल गई, जो इन्वायरमेंट जिसमें आपका सॉफ्टवेयर चलेगा डिप्लॉय होगा वो आपको पता चल गई, उसके लिहाज से फिर चीज़ों को प्लान करना और उसके साथ साथ उसका आर्किटेक्चर और डिजाइन, कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा बेसिकली। ठीक है। वो किस तरीके से काम करेगा, क्या फ्लो होगा इंफॉर्मेशन का, इस चीज को प्लान करना पहले रफ कह लें बोर्ड पे या पेन से या पेपर से, किसी भी तरीके से, या किसी टूल से जैसे विजुअल है या इस तरीके और टूल्स भी हैं, उनसे आप पाइपलाइंस को प्लान कर सकते हैं। जिस तरह आजकल जिरा है, आसाना है, इस तरह के टूल्स अब यूज होते हैं टीम कोलेबोरेशन के लिए। तो बेसिकली उसमें भी आप बेसिकली पाइपलाइन डिजाइन कर रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के लिहाज से भी डिजाइनिंग इसी फेज में हो रही होती है कि आपका जो सॉफ्टवेयर होगा उसका आर्किटेक्चर क्या होगा, उसका स्टैक क्या होगा। ठीक है। 1 टीयर होगा, 2 टीयर होगा, 3 टीयर होगा, मोनोलिथिक होगा, या डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, या फिर रेस्टफुल एपीआईज के थ्रू कनेक्टेड होगा। ये जितनी भी चीजें, जितनी भी जार्गन्स हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है, जितनी भी अप्रोचेज हैं, उन सब में कौन सी यूज होगी और कैसे यूज होगी। ठीक है। उसका फ्लो क्या होगा उसको डिवाइस करना, ये काम वैसे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर छोटी एप्लीकेशन हो तो अलग से सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट कोई नहीं होता। तो उसमें आप ही सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट होते हैं, आप ही यूआई डिजाइनर होते हैं, आप ही यूएक्स डिजाइनर होते हैं, यूएक्स चेक देखने वाले होते हैं, और आप ही डेवलपमेंट और टेस्टिंग वगैरह देखने वाले होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर एप्लीकेशन थोड़ी बड़ी होती है, ह्यूज एप्लीकेशन होती है, तो अगेन उसके लिहाज से चीजें फिर टीम्स अलग होती हैं, फिर वो काम करती है। या जो टीम लीड होता है वो बेसिकली आर्किटेक्चर डिवाइस करके देता है आप लोगों को, मतलब डेवलपमेंट टीम को। और फिर उसके बाद डेवलपमेंट टीम उसके उसके ऊपर डिस्कशन होती है, मीटिंग्स होती हैं, और उसके बाद उस पर काम शुरू हो जाता है, और स्प्रिंट वाइज फिर उसके ऊपर डिस्कशंस होती रहती है कि भाई इस चीज को ऐसे चेंज कर दो, ऐसे चेंज कर दो, एक्स वाई जेड। जब चीजें प्लान हो जाए, आर्किटेक्चर प्रिपेयर हो जाए, डिजाइन प्रिपेयर हो जाए, तो उसके बाद जो काम है वो है इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, बेसिकली राइटिंग ऑफ कोड, जो हमारा एक्चुअल जो इस कोर्स में हम लोग ज्यादातर कर रहे होंगे। ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन हमेशा ये नहीं होता कि सॉफ्टवेयर बनाना है तो इम्प्लीमेंटेशन पर टक 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 कंप्यूटर उठाया टाइप करना शुरू कर दिया, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है। जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, तो सबसे पहले आपका काम होता है रिक्वायरमेंट्स को देखना कि मुझे चीज क्या बनाने के लिए दी गई है। जिस तरह अगर मैं इस चीज पर टास्क की बात करूं, जैसे फ्रीलांस पर टास्क मिलते हैं। ठीक है। ऑलरेडी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, उस पर काम करना होता है, समटाइम एक मॉड्यूल बना हुआ है या बनाना है, उसको प्रीवियस सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट करना है। इस तरीके के भी काम होते हैं, अलग अलग डिफरेंट जेनरे के काम मिलते हैं। ठीक है। कि फ्रीलांस है, फ्रीलांस का वर्ल्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, दूर से अच्छा लगता है, जिन जो कर रहे होते हैं उनसे पूछें, टफ लाइफ होती है। खैर, तो उसमें सबसे पहला काम रिक्वायरमेंट समझना है। ठीक है। कि भाई जो मैं चीज बना रहा हूँ, जो मुझे टास्क मिला है, जो मुझे चीज मिली है, उसमें करना क्या है, वो करेगी क्या। उसके बाद उसके लिहाज से चीजों को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना। गैंट चार्ट्स भी यूज होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए टूल्स हैं वो यूज होते हैं, और आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के लिए डिजाइन करने के लिए अलग टूल्स हैं। या फिर आप बोर्ड, जिस तरह ऑफिस में व्हाइट बोर्ड लगा होता है, मीटिंग रूम बना होता है, उसमें ये काम ज्यादातर हो रहा होता है कि एक जो सीनियर डेवलपर होता है वो चीजें बना रहा होता है और डिजाइन फ्लो बता रहा होता है, ऐसे चलेगा डेटाबेस में, ऐसे वैल्यूज डंप होंगी, एंड सो ऑन, एक्स वाई जेड। देन फिर आता है थर्ड फेज इम्प्लीमेंटेशन का, जिसमें आप बेसिकली जो प्लान्ड आर्किटेक्चर होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट,
फिर उसको आप लिखना शुरू करते हैं। जब आप एक कोड लिखते हैं तो उसके साथ साथ प्रोडक्ट के ट्रायल चल रहा होता है, टेस्टिंग चल रही होती है। और जब टेस्टिंग हो जाती है, टेस्ट हो गया एक, टेस्टिंग में क्या होता है, टेस्टिंग में ये नहीं होता कि प्रोजेक्ट को रन करके देख लिया, नहीं, टेस्टिंग में ये होता है कि डिफरेंट वैल्यूज के साथ टेस्ट किया जाता है। डिफरेंट स्ट्रेटजीज है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का पूरा कोर्स होता है मास्टर्स लेवल के ऊपर इसका, और बैचलर्स लेवल में भी इसको पढ़ाया जाता है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं। तो सॉफ्टवेयर को टेस्ट कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम टेस्ट करें सॉफ्टवेयर को। एक तो मैनुअल टेस्टिंग होती है कि वैल्यूज डाल के देखना, इस तरीके से ऑटोमेटेड टेस्टिंग भी होती है, सिलेनियम है टूल जिस तरीके से, जेनकिंस है, और डिफरेंट टूल्स हैं। CI/CD का बेसिकली यहाँ पे काम आता है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन ये होता है कि जो भी आपका काम हो रहा है साथ साथ वो आपकी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट होता रहे। उसके लिए पूरी पाइपलाइन बेसिकली आपको डिवाइस करनी पड़ती है, पूरी पाइपलाइन बनानी पड़ती है। वो पूरी टीम एक दफा जब एक चैनल पे आ जाए तो उसके बाद करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। अदरवाइज वो चीज़ भी काफ़ी हेक्टिक होता है करने के लिए। टेस्टिंग हो गई, उसके बाद फिर डिप्लॉयमेंट है। डिप्लॉयमेंट क्या है बेसिकली, ये एक्सप्लॉयटेशन भी लिखा हुआ है यहाँ पे। डिप्लॉयमेंट बेसिकली ये है कि जो एप्लीकेशन आपने टेस्ट करी, जो बनाई, अब उस एप्लीकेशन को कस्टमर को देना। ठीक है, एक कस्टमर उस एप्लीकेशन को देखे और उस एप्लीकेशन में क्या होगा, मतलब जो उसने एक्सपेक्ट किया था, जो उसने रिक्वायरमेंट्स दी थी, क्या हमारी जो एप्लीकेशन जो हम दे रहे हैं, जो हमने एप्लीकेशन दी, क्या वो उन सारी रिक्वायरमेंट्स पर उतर रही है। अगर तो उतर रही है वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रही तो देन दोबारा उसे काम करो, दोबारा उसको जो भी अपडेट्स करनी है वो करो। एंड सपोर्ट, सपोर्ट बेसिकली यही है कि जो चेंजेस आए, जो कस्टमर की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से चेंजेस उसने सजेस्ट करे, या जो फीचर्स में प्रॉब्लम उसको आया, फीचर यूजेबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम आया, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। ये जो फेजेस जिनको ब्रीफली डिस्कस किया है, ये हर सॉफ्टवेयर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और हर किस्म का आप जो मॉडल्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स भी आते हैं, उनमें डिफरेंट मॉडल्स के अंदर यही फेजेस बेसिकली चल रहे होते हैं, बस उनको यूज करने की स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है। कहीं पे इस काम को पूरे प्रोजेक्ट के लेवल के ऊपर रख दिया जाता है, आइटरेटिव रख दिया जाता है। ठीक है, उस मॉडल की का अलग नाम है। कहीं पे उसको फीचर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उस स्ट्रेटेजी का अलग नाम है। कहीं पे हर चीज का एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है, उस प्रोटोटाइप के ऊपर टेस्टिंग करवा के फिर उसके आगे बढ़ा जाता है, उस स्ट्रेटेजी का अलग नाम है। तो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट या टीम, जो भी हो आपकी, वो इन्हीं फेजेस को बहरहाल यूज करते हुए समहाउ ऊपर नीचे इन्हीं फेजेस के ऊपर काम कर रही होती है। तो जो आपका सॉफ्टवेयर बेसिकली डेवलप हो रहा होता है, ये जो आपको फर्निश प्रोडक्ट मिल रहा होता है, उसके पीछे बेसिकली रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, प्लानिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है, देन उसके बाद एक फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने लॉन्च होकर आता है। और इसी तरीके से जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो आप भी इसी साइकिल को फॉलो करते हैं। जिस तरीके से इसकी एग्जांपल यूं ले लें कि मिसाल के तौर पे क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट लिखी होती है, आप उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए प्लान करते हो, अच्छा मैं इसका आंसर इस तरीके से कोड कर सकता हूँ इसको। फिर आपने प्लान किया, उसके लिहाज से आप उसका आर्किटेक्चर या डिजाइन माइंड में रखते हो, उसको फिर आप उसका कोड लिखना शुरू करते हो। टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट तो खैर नहीं होती वहां पे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे जाके आपका एंड हो जाता है। टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट टीचर कर रहा होता है कि वो उसको चेक करता है और उसको जो भी ग्रेड होता है वो ग्रेड्स देता है, तो वो उसकी डिप्लॉयमेंट है। तो इस तरीके से आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो बेसिकली यूज होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, ये बुक के अंदर फिर इसके ऊपर इसने डिफरेंट डिस्कशन की भी है। जैसे बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, वो बेसिकली प्रोग्रामर्स नहीं होते, वो बिजनेस फ्लो को बेसिकली फाइनलाइज कर रहे होते हैं। जैसा कि हमारे साथ भी एक स्टूडेंट हैं, मैं नाम भूल के, शायद आसिफ थे या शिराज थे, जी, जी। हाँ, मैं वो था। वो उस एरिया के एक्सपर्ट हैं। ठीक है, कि बिजनेस प्रोसेस फ्लो को फाइनलाइज करना, क्या फ्लो होगा, किस तरीके से होगा, इस तरीके से एस्टिमेशन कैलकुलेट करना, रिक्वायरमेंट जब गैदर होती है उसके साथ एस्टिमेशन भी कैलकुलेट करनी होती है। बजटिंग, बजटिंग भी एक काम होता है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो कि हम लोग नहीं कर रहे होते बहरहाल एज अ डेवलपर, तो इसलिए हमारा इससे इतना वास्ता नहीं पड़ता, लेकिन बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कितनी रिसोर्स लगेगी, कितने वर्किंग आवर्स लगेंगे,
और उनको कितना पे करना होगा उसके लिहाज से चीज़ों को प्लान करना, और उसके लिहाज से कस्टमर को फिर कॉस्ट कोट करनी होती है, उसके लिहाज से चीज़ें होती हैं। तो ऐसे काम होता है आपका जो सिस्टम जो डिप्लॉय होता है, इस तरीके से फेज़ बाय फेज़ होता है। इसी तरीके से आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की बात है कि डिपेंडिंग कि एप्लीकेशन आप कौन सी बनाने जा रहे हैं। वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, जीओ बेस्ड एप्लीकेशन है, आरआईए बेस्ड एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, पीयर टू पीयर एप्लीकेशन है, या आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन है, कौन सी एप्लीकेशन है उसको चूज करना, उसके लिहाज से उसका आर्किटेक्चर, जिससे मैंने विभाग सिंगल लेयर होगा, डबल लेयर होगा, मल्टी लेयर होगा, सॉफ्टवेयर और सर्वर सर्विसेज ओरिएंटेड आर्किटेक्चर होगा, जिसमें सोप और रेस्टफुल एपीआई आ जाती हैं। वो फ्यूचर में कभी आप कोई और कोर्स पढ़ेंगे या स्पेशलाइजेशन में कोई कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे ये चीजें। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करना उस टास्क के लिहाज से, ये भी सम टाइम्स इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ पे मल्टीपल टीम्स हो या मल्टीपल स्किल के लोग हों, तो वहाँ पे इस चीज को भी देखा जाता है कि ये जो हमारा टास्क है ये कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे अच्छा और इजीली हो सकता है, तो कम एफर्ट्स लगा के तो इस चीज को भी देखना होता है। इसके लिहाज से इसी के लिहाज से वो टेक्नोलॉजीज हैं कि डॉट नेट पे जाएं, जावा पे जाएं, जैसा कि हमारे साथ एक हैं जो जाना चाहते हैं जावा में, तो जावा पे जाएं, या फिर किस डेटाबेस पे जाएं, ओरेकल पे जाएं, नॉन ओरेकल बेस पे जाएं, किस पे जाएं, नो एसक्यूएल बेस पे जाएं, व्हाटएवर जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं उनमें से किसी पे। इंटरफेस की बात है तो इंटरफेस में भी कौन सी चीज यूज की जाए, जावा फेसेस यूज करे जाए, एएसपी डॉट नेट यूज की जाए, क्या यूज करें, ये भी एक डिबेट है पूरी कि आप क्या यूज करना चाहते हैं, इट डिपेंड्स, और जो आपके प्रोजेक्ट को सूट करे मेरे हिसाब से उसको उस चीज को यूज करना चाहिए। जैसे ये डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, जेंगो है, फ्लास्क है, पाइथन के लिए एएसपी डॉट नेट है, एमवीसी उसके डॉट नेट के लिए एएसपी एमवीसी है, नॉकआउट जेएस है, वो है अपना, इसके अलावा भी और भी हैं फ्रेमवर्क्स जिनको यूज करते हुए आप कर सकते हैं। रूबी और रेल्स जिसके बीच में बहुत एक ट्रेंड भी चला था, मतलब जॉब की एक हाइप भी आई थी, रेल्स की डिमांड अचानक से बहुत आई थी मार्केट में, तो ये भी एक अच्छा फ्रेमवर्क है। मैंने तो यूज नहीं किया, लेकिन जिन्होंने यूज किया वो उसकी तारीफ करते हैं। खैर, सर ये फ्रेमवर्क्स, सर मुझे समझ में नहीं आया, फ्रेमवर्क्स आपने बताया था, फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है मैं बता देता हूँ। जी जी। इज द कलेक्शन ऑफ यूजफुल फंक्शंस। जब आप प्रोग्राम लिखते हैं या जब आप बड़ी एप्लीकेशन के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो जो बेसिक टास्क हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक टास्क परफॉर्म किया, मैंने लॉगिन ऑथेंटिकेशन का बना दिया कि मिसाल के तौर पे मेरी एक एप्लीकेशन है XYZ, उसमें यूजर आएगा और यूजर अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेगा, या रजिस्टर होना होगा तो उसको ईमेल डालेगा, यूजर नेम डालेगा, और यूजर नेम फिर टेस्ट होगा कि यूजर नेम अवेलेबल भी है या नहीं है। इसी तरीके से फिर उसको वैलिडेट करने के लिए हम उसको ईमेल करेंगे। तो ये पूरा एक फ्लो मैंने बनाया मिसाल के तौर पर ASP.NET पे। ठीक है, अब मैंने जी क्या किया, इसको मैंने ओपन सोर्स कर दिया। ठीक है, या किसी एक फ्रेमवर्क का पार्ट बना दिया। तो फ्रेमवर्क का पार्ट बनाने का फायदा क्या होगा कि जब भी कोई बंदा उस फ्रेमवर्क को यूज करना चाहेगा, तो अगर वो मेरे वाले कोड को यूज करना चाहेगा तो खाली उसको इंपोर्ट करेगा और उसकी फंक्शनैलिटी को यूज कर लेगा, जैसे हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेमवर्क इज द कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज। ठीक है, तो मल्टीपल लाइब्रेरीज को जब कनेक्ट करके फ्रेमवर्क्स बनते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स पड़े अवेलेबल है, जिनके अंदर जो बेसिक यूटिलिटीज हैं, जो यूटिलिटी फंक्शंस हैं या बेसिक फंक्शंस हैं, वो ऑलरेडी लोगों ने बना के डाले हैं या कंपनीज में बना के डाले हैं। हम को अगर यूज करना है उसमें से कोई, तो हम डायरेक्ट उसको इंपोर्ट करके यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कनेक्शन है, डेटाबेस का कनेक्शन है, अब ये बेसिक चीज है, तो इसकी एक लाइब्रेरी, इसकी एक क्लास बनी हुई है, जावा के अंदर भी है, C# के अंदर भी है। आप उस क्लास को इंपोर्ट करते हैं, एक स्ट्रिंग लिखते हैं, आपकी आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है, इस तरीके से। क्लियर है? ठीक है सर, थोड़ा बहुत क्लियर है। थोड़ा बहुत क्लियर है। डेटाबेस के साथ काम नहीं किया? नहीं सर, मैं तो बिल्कुल समझ लें कि मैं फ्रेश हूँ एकदम। थोड़ा सा साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, यूट्यूब वगैरह भी है, फिर साथ साथ कभी कभी फंसेंगे तो फिर आपको
आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, सही है। वैसे फ्रेमवर्क की डेफिनेशन तो यही है, कलेक्शन ऑफ पैकेजेस या कलेक्शन ऑफ यूजफुल लाइब्रेरीज। अब लाइब्रेरी वाली जो बात है ना, जब हम कोड कर रहे होंगे ना, कोड करना शुरू करेंगे, तो उस वक्त मैं उसकी एग्जांपल ठीक है, और दे दूंगा आपको, मुझे याद दिला ठीक दिया। है सर, ओके, ओके सर। इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन में अगेन डिफरेंट फेजेस हैं। सोर्स कोड होता है, जो कोड हम लिखते हैं एक्चुअली उसको सोर्स कोड कहा जाता है। फिर जो हमारा सोर्स कोड जब हम उसको कंपाइल करते हैं वो कंपाइल्ड कोड कहलाता है, ठीक है, जो कि एप्लीकेशन बन जाती है फिर सारी क्लासेस को मिला के, सारी यूटिलिटीज को, जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको मिला के एक कोड जो बनता है, एप्लीकेशन बनती है, और वो पूरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। प्रोडक्ट टेस्टिंग है, टेस्टिंग की भी डिफरेंट अप्रोचेस है। जैसे पहले बात की, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की टीम होती है पूरी, उसका काम बेसिकली होता है कि कोड की क्वालिटी को चेक करना। कोड की क्वालिटी को चेक करने का मतलब ये होता है कि एक काम है वो 5 लाइन में मजे से हो सकता है, लेट से उसको मैंने 10 लाइन में किया है, ठीक है, तो उसको 5 लाइन पे लाना, ठीक है। इसी तरीके से ऑप्टिमाइजेशन जिसको कह सकते हैं, रिफैक्टरिंग का वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है नॉर्मली। रिफैक्टरिंग का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड को मॉडिफाई करना, कि उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो चेंज ना हो, फंक्शनैलिटी वही हो, कोड आप उसको श्रिंक कर दें, ये रिफैक्टरिंग है आसान लफ्जों में, ठीक है। तो ऑटोमेटेड टेस्टिंग या टेस्टिंग जब कर रहे होते हैं तो रिफैक्टरिंग वगैरह भी हम लोग देख रहे होते हैं। इसकी भी डिफरेंट स्कीम्स हैं। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट एक टर्मिनोलॉजी है, मतलब एक तरीका है सॉफ्टवेयर डेवलप करने का। उसमें आप पहले टेस्ट लिखते हो, मतलब बेसिकली जो एप्लीकेशन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आपको पता है कि मैं बनाने क्या जा रहा हूँ, तो उस ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आप टेस्ट केसेस लिखते हो, वो भी कोड कोड के थ्रू ही लिखे जाते हैं। तो टेस्ट केसेस के अगेंस्ट फिर आप कोड लिखना शुरू करते हो। तो इससे होता क्या है कि आपका जो कोड बिल्ड हो रहा होता है वो ऑलरेडी टेस्टेड होता है, तो बाद में वो फेल नहीं होता, उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। इसी तरीके से मैनुअल टेस्टिंग जैसे है, इसी तरीके से ऑटोमेटेड टेस्टिंग भी है। जैसे सिलेनियम की मैंने एग्जांपल दी, सिलेनियम एक टूल है, जेनकिंस के नाम से टूल आता है एक, ठीक है, वो भी जावा बेस्ड टूल है जेनकिंस। मेरे ख्याल से डॉटनेट के साथ सपोर्ट करता है नहीं करता मुझे आइडिया नहीं, कि जावा के साथ उसकी सपोर्ट है, स्प्रिंग वगैरह के साथ उसकी सपोर्ट है। इसी तरीके से कारमा है, वो जावास्क्रिप्ट के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, उसके साथ आप उसके ये कंटिन्यूस इंटीग्रेशन वगैरह की पाइपलाइंस को डिवाइस कर सकते हो। और भी टूल्स हैं, गिट का भी है, जो अ, आजकल एक बूम चल रहा है कंट्रोलिंग के, जो आप कोड है उसके वर्जन को कंट्रोल करें, वर्जन कंट्रोलिंग जिसे कहते हैं, उसका भी एक टूल है। उससे भी आप पाइपलाइन बेसिकली फाइनलाइज कर सकते हैं, पाइपलाइंस डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत आगे की बात है। अगर आप बेसिक लेवल पे, तो आप तो सिस्टम अपने सिस्टम पे ही काम कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप जब एडवांस लेवल, जब आप कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर जब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो उस लेवल के ऊपर आपको ये सारी चीजें करनी होती है जिनकी मैं भी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। वरना तो लोकल के ऊपर तो आप टेस्टिंग भी खुद ही मैनुअली कर रहे होते हैं, कोई अलग से बंदा तो आके नहीं कर रहा होता। ये जैसे यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर। मैं बुक शेयर कर दूंगा, बुक को एक दफा पढ़ने की भी कोशिश करिएगा, इससे भी काफी सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। क्योंकि मैं काफी सारी चीजें बुक से डिस्कस कर रहा हूँ, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं डिफरेंट जगहों से डिस्कस कर रहा हूँ। तो हो सकता है बुक से पढ़ के भी आपको कोई अगर कुछ अनसर्टेनिटी हो माइंड में, तो वो मे भी क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर उसमें एक बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक आइडिया को लेते हुए लिखी जाती है, तो सम टाइम्स वो भी ज्यादा यूजफुल होती है लोगों के लिए। एंड देन डिप्लॉयमेंट है। डिप्लॉयमेंट बेसिकली क्या है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है जो आप बना रहे हैं, जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, फिर उसको डिप्लॉय करना, और डिप्लॉय के बाद उसको टेस्ट करना, देखते रहना कि डिप्लॉयमेंट में ये तो नहीं है कि डिप्लॉय होने के बाद वो क्रैश हो गई एप्लीकेशन, या एप्लीकेशन नहीं चल रही। तो उन सारी चीज़ों को देखना कि कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा हो, प्रॉब्लम रेज हो रहा हो, तो उसको रिजॉल्व करना। तो उसको बेसिकली सपोर्ट कहते हैं, कि जो टेक्निकल सपोर्ट आप प्रोवाइड करेंगे, कि जो भी प्रॉब्लम अपेयर हो रहा है या कोई फॉल्ट आ रहा है, तो उसको सॉर्ट आउट करना। बिजनेस एनालिस्ट, प्रोग्रामर्स, आर्किटेक्ट्स, क्यूए इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब मिलके बेसिकली कस्टमर सपोर्ट कर रहे होते हैं। टेक्निकल सपोर्ट भी कहा जाता है इसको, कस्टमर सपोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट नॉर्मली हम लोग
उससे ले लेते हैं, कॉल सेंटर वाली बात से। तो कॉल सेंटर वाली बात लाजमी नहीं है, टेक्निकल सपोर्ट को भी समटाइम कस्टमर सपोर्ट कहा जाता है, या आपके ऊपर है कि आप उसको किस सेंस में देख रहे हैं। टेक्निकल सपोर्ट यही है कि अगर सॉफ्टवेयर है, मिसाल के तौर पर जूम है, अब जूम में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो जूम के हेड ऑफिस कॉल करूँ कि भाई मैंने ये सिस्टम आपका परचेज किया है, सॉफ्टवेयर मैंने परचेज किया, मैंने इतने फी पे की और अब मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिर वो मुझे फोन पे ही मेरे कोई जो भी मेरा प्रॉब्लम होगा अकॉर्डिंगली जो उसके उसके उससे एसोसिएटेड पर्सन होगा, चाहे वो प्रोग्रामर हो, चाहे वो एनालिस्ट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, उसको वो मुझसे कनेक्ट कर देंगे और फिर वो मुझे गाइड करेगा कि बेसिकली क्या कौन से स्टेप्स हैं जिनसे प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है। देन डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन ऑब्वियसली जो भी आप चीज बना रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन, स्पेशली ओपन सोर्स जितने भी टूल्स हैं वो इसीलिए ज्यादा ट्रेंड अब उनका आने लग गया और ट्रेंड है या ट्रेंड में है, उसका सबसे बड़ा रीजन डॉक्यूमेंटेशन है कि डॉक्यूमेंटेशन से आप यू आर रेडी टू गो। ठीक है, आप किसी का भी सॉफ्टवेयर आप यूज करना चाहते हैं, कोई भी चीज यूज करना चाहते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें उसकी, उसके स्टेप्स को फॉलो करें और आप वो काम कर सकते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज के साथ, किसी भी टूल के साथ, स्पेशली ओपन सोर्स टूल्स के साथ स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छी चीज डॉक्यूमेंटेशन है कि आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत डाल लें। इसलिए मैं स्पेशली जितने भी कोर्सेज पढ़ाता हूँ, कोई भी कोर्स हो, चाहे थ्योरेटिकल हो, नॉन थ्योरेटिकल हो, कंप्यूटिंग का हो, उसमें मैं ये कहता हूँ कि बुक पढ़ने की आदत डालें। बुक पढ़ने की आदत होगी तो आप ऑनलाइन भी कुछ पढ़ेंगे, और ऑनलाइन पढ़ेंगे तो फिर आप किसी की डॉक्यूमेंटेशन, किसी का पढ़ा हुआ फॉलो करने की आपको आदत होगी। अदरवाइज आप खुद भी स्टक होंगे, दूसरे को भी परेशान करेंगे। इसी तरीके से ये बिल्कुल फिर बेसिक बात है, फिर यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे आर फर्स्ट सी शार्प प्रोग्राम। तो इसको हम लोग इंशाल्लाह पेज नंबर 75 है, इससे हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आज का लेक्चर था। इस लेक्चर में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई इशू है तो पूछ लीजिए और अटेंडेंस भी दे दीजिए। अटेंडेंस चैट पे दे दें, प्रेजेंट लिख दें चैट पे, कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर लें। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई प्रॉब्लम? सर मैंने ना अभी 19 इंस्टॉल किया था ना, तो मेरे पास इंस्टॉल हो रहा है वो, लाइसेंस वगैरह मांगा नहीं है। कम्युनिटी वर्जन करोगे तो कोई भी होगा वो आपसे लाइसेंस की नहीं मांगेगा। अगर एंटरप्राइज वर्जन करोगे तो फिर उसमें की वगैरह मांगता है। अच्छा, कहना सही है, अगर ये नहीं हुआ तो फिर वो कम्युनिटी वर्जन कर लेना, कम्युनिटी वर्जन कर लेना। सही है। अच्छा, इसका सॉरी एक तरीका और भी होता है कि आप जब प्रोडक्ट को लाइसेंस करने जाए ना, किसी भी प्रोडक्ट को डाउनलोड कर ले, चाहे एंटरप्राइज, तो वो 3 साल के लिए ना आपको एज ए स्टूडेंट वो फ्री देता है। तो आप अपने यूनिवर्सिटी और आईडी मेंशन करेंगे ना, तो वो आपको आई थिंक फ्री दे देगा ये माइक्रोसॉफ्ट 3 साल के लिए। ओपन अच्छा, है ये, मुझे जहाँ तक मालूम है। चले आप उसका लिंक सेंड कर देना मुझे बता। नहीं, आप माइक्रोसॉफ्ट पे जाके वहाँ पे विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लें, ठीक है, और वो आपसे अगर इन्फॉर्मेशन ले तो आप लॉग इन करें, लेकिन उसको अपना क्रेडेंशियल बना लें, अपना यूजर बना के उसको कह देते कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे स्टूडेंट के तौर पे ये चीजें चाहिए, तो वो आपको मेरे ख्याल से 3 या 5 प्रोडक्ट वो आपको दे देगा कि आप ये यूज कर सकते हैं एज ए स्टडी। अच्छा, सही है, ठीक ऐसा है, मैं देख लूँ। ठीक है। मिल और जाएगा नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। हमारी कब है? 3 बजे ना? किस चीज की? नेक्स्ट क्लास 3 बजे थी, बिल्कुल। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास क्लास वालों की 3 बजे होगी, वो अलग है। ठीक है। ठीक है, चले जी। एक्सपेक्टेड टाइम पे मैंने वैसे 10 मिनट पहले ही खत्म कर लिया, मुझे लग रहा था कि और टाइम लगेगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सही है, नहीं, चले जी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए इंशाल्लाह। ठीक है सर, इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, हाफिज। अल्लाह हाफिज़।